हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग में अगर बात करें हम, तो देखो हमने अभी तक नॉर्थ अमेरिका के बाद हमने साउथ अमेरिका के बाद हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा था। अफ्रीका के बाद हमने यूरोप देखा था। यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो हमने 5 महाद्वीप हम घूम चुके हैं। 6 हमारा एशिया महाद्वीप है। 7th में देखो कोई हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th क्या, अंटार्कटिका आपका है। वहाँ पे क्या देखो शोध के कार्य होते हैं कि जितने भी शोध के कार्य होते हैं वो सारे काम वहाँ पे किए जाते हैं। तो देखो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट में से रिलेटेड हो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हो। तो इसको हम लास्ट में एक बार थोड़ा सा देख लेंगे, बट एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी एशिया का देखो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। रीजन ये है कि देखो एशिया, एक तो भारत कहाँ पे एशिया में है, इसलिए हमें इसका रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और हमें बहुत डिटेल से देखने की ज़रूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो देखो थोड़ा जूम व्यू देखेंगे तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर सबसे कंट्री आती है रसिया, रसिया के बाद मंगोलिया, मंगोलिया के बाद चाइना। इसके बाद इधर देखेंगे इसके ईस्ट में, तो या आपका आ जाता है नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान। ठीक है, अब देखो सी ऑफ जापान से 4 कंट्री लगती है। कौन कौन सी? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और रसिया। चाइना का बॉर्डर आपका सी ऑफ जापान से नहीं लगता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हम जब फिजिकल मैप पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम डायरेक्टली बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से आगे बढ़ेंगे उज्बेकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान। उसके आगे बढ़ेंगे यहाँ किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान और इंडिया। ये नीचे वाला पार्ट हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे अगर ऊपर देखें हम यहाँ पे, देखो जॉर्जिया और अजरबैजान, जॉर्जिया और अजरबैजान और आर्मेनिया। ठीक है, ये देखो यूरोपीय कंट्री है, तो ये भी याद रखिएगा। हम एशिया कंट्री आती है टर्की से, तो टर्की कहाँ पे? इंडिया एशिया में है, याद रखिएगा। टर्की से आगे बढ़ेंगे आपका सीरिया जाता है, सीरिया से आगे ईरान, ईरान से आगे इराक। ठीक है, तो इसके देखो मिडिल ईस्ट की कंट्री में हम डिटेल में देखेंगे अभी। आप देखो यहाँ पे अगर कंट्री देखें हम, इंडिया के अगल बगल की कंट्री देखना चाहें तो अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस। लाओस देखो लैंडलॉर्ड कंट्री है, तो याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार थोड़ा सा प्रीलिम्स की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वियतनाम बहुत चर्चा में रहा है और भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ विजिट किए थे, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़े वियतनाम, कोलंबिया, कंबोडिया, थाईलैंड, और यहाँ पे बढ़ेंगे आप मलेशिया, ब्रुनेई एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे है, देन फिलीपींस है। अब देखो यहाँ पे सुंडा स्टेट में भूकंप आया था, तो आपको ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडोनेशिया। ठीक है, मेनली हम अभी कंट्रीज देख रहे हैं। जब हम फिजिकल मैप देखेंगे तो जितने भी मतलब जितने भी बेस है, खाड़ियाँ हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे सी हैं, वो हम सारा एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमने देख लिया ईस्ट साइड की। ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्री हमने देख ली। अब मिडिल ईस्ट कंट्री देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब टर्की है। टर्की के आगे बढ़ेंगे सीरिया, सीरिया से आगे इराक, इराक से आगे बढ़ेंगे ईरान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखो इधर थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो थोड़ा जूम भी देखते हैं इसका, अभी आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। देखो यहाँ पर टर्की है, टर्की से आगे बढ़ेंगे सीरिया, सीरिया से आगे बढ़ेंगे तो लेबनान, लेबनान से आगे बढ़ेंगे दोस्तों इजराइल, और पैलेस्टाइन भी यहीं पे है। गाजा स्ट्रिप उसका पार्ट है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, जो इजिप्ट का पार्ट है। ठीक है, इजिप्ट मतलब आपका मिस्र है। इसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। अगर अकाबा की बात करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ अकाबा से कौन कौन सी कंट्री लगती है। तो ये याद रखिएगा कि सिनाई मतलब मिस्र तो लगता ही लगता है, जॉर्डन का भी बॉर्डर लगता है। जॉर्डन का बॉर्डर लगभग 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का लगता है, बहुत ही माइन्यूट सा बॉर्डर लगता है। तो इसलिए यहाँ से तो क्वेश्चन पढ़ने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अकाबा से आपका जॉर्डन भी लगता है, सऊदी अरब तो लगता ही लगता है, आपका जॉर्डन भी लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो सऊदी अरब मिलेगा, फिर देन यमन मिलेगा, देन ओमान, ये वाली कंट्री यूएई है। उससे आगे बढ़ेंगे कतर, कतर से आगे बहरीन, बहरीन से आगे कुवैत। कुवैत देखो ये वाला पार्ट है। कतर बहुत ही बहरीन बहुत ही छोटा सा पार्ट है, कतर भी बहुत छोटा सा पार्ट है। देन यूएई, जिसकी अभी आपको पता है कि अबू धाबी में तीसरी आधिकारिक भाषा क्या कर दी गई है? हिंदी को। देखो इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है। अभी लेटेस्ट अगर न्यूज़ के हिसाब से देखें तो यूएई का ही एक कैपिटल है अबू धाबी, उसने क्या किया? हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बना दी है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखो, अब अगर हम ईस्ट कंट्री में देखें, थोड़ा सा साउथ ईस्ट कंट्री को देखें, तो थोड़ा सा अगर इसको हम डिटेल में देखना चाहें तो अब एक बार देख लेते हैं। म्यांमार, लाओस, लाओस देखोगे तो ये आपका लैंड लॉक कंट्री है। ये येलो वाला आपका थाईलैंड है, ठीक है। वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर यहाँ पे आता है, ये भी याद रखिएगा। देन यहाँ पे देखो छोटी सी कंट्री मैंने बताई थी, ब्रुनई आ जाती है, ये फिलीपींस आ जाता है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इंडोनेशिया आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो टॉपिक ऑफ कैंसर हमने रिवीजन कर रखा था दोस्तों। थोड़ा मैं आराम आराम से इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, शायद अगर मैं तो तेज़ बोलूँगा तो शायद फिर आवाज़ ढंग से नहीं आ पाएगी, मतलब, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हमने टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था। टॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, तो कौन कौन सी कंट्री एक बार देख लेते हैं। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान। ताइवान देखो, अभी चाइना क्लेम करता है कि मेरा पार्ट है, तो अगर ताइवान को छोड़ देते तो टोटल 16 हो जाते हैं, अगर ताइवान को इंक्लूड करेंगे तो 17 कंट्री हो जाती है। इक्वेटर पे कौन कौन सा आता है, तो इक्वेटर भी हम देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 कंट्री हैं आपकी साउथ अमेरिका की। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे गैबोन आ जाता है। गैबोन से आगे बढ़ेंगे तो कॉन्गो आ जाता है। कॉन्गो से डीआरसी, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं। देन युगांडा, देन केन्या, देन यहाँ पे आपका आता है साओ टोमे एंड प्रिंसिपी, ये मैंने आपको बता रखा था। लास्ट लास्ट कंट्री आती है आपकी सोमालिया। इससे आगे बढ़ेंगे तो देखो एशिया कंट्री आती है मालदीव, देन इंडोनेशिया, देन किरीबाती। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर टोटल कितनी कंट्री है, 13। तो पहले आपको ऊपर वाले में कर्क रेखा में 16 थे, इक्वेटर में 13 है, और उसके बाद मकर रेखा में कितने होंगे, 10 होंगे। मैंने आपको ये ट्रिक बता रखी थी पहले। ट्रिक का है मतलब एज ए जनरल इन्फॉर्मेशन है, ट्रिक तो नहीं कहेंगे इसको। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, इसको मकर रेखा बोलते हैं। तो मकर रेखा में कब कंट्री देखेंगे तो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, ये 4 कंट्री यहाँ पे होगी। अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, 5 कंट्री आपकी यहाँ हो जाती है, 4 कंट्री यहाँ पे, और एक क्या है, ऑस्ट्रेलिया। आपके टोटल 10 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे 16 है। याद रखिएगा ये, क्योंकि तो मैपिंग से लगभग लगभग हम अगर जिन्होंने शुरू से मैपिंग देखा होगा ना, उनका 2 से 4 नंबर तो लगभग लगभग तैयार हो चुका होगा अभी तक। एक क्वेश्चन देखो इंडिया से भी आता तो उसको भी हम देखेंगे। देखो आज हम बात करने वाले हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे है दोस्तों। अब इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो ये दूसरा मरीन मरीन पार्क है। याद कल हमने एक पढ़ा था गल्फ ऑफ मन्नार में है, ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन क्या है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो यहाँ पे बब्बर शेर है, उनको उनके उनके दांतों में बीमारी होगी, जिसको हम कहते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर, ठीक है। तो वो बीमारी होगी जिससे कि वो उनके मतलब फेफड़े वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा डेथ होने लगी थी। तो इस वजह से क्या है कि देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है। तो आपको देखो गुजरात के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है या जितने भी मरीन लाइफ है जो भी है, तो इसमें आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी पड़ेगी जहाँ से एग्जाम पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपको वो देखना पड़ेगा, अगर रामसर कन्वेंशन की साइड से तो आपको वो देखना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान है आपको वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अभी आपको पता है कि 2 चीज़ें हुई, एक तो यूनिटी ऑफ स्टेचू का यहाँ पे निर्माण हुआ, तो आपको रिवर भी कौन कौन से जाती है ये भी देखना पड़ेगा, प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी कौन से जाती है वो भी देखना पड़ेगा। देखो रिवर पे मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। रिवर सिस्टम करके आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सारे जितने रिवर है ना उस पर सब पे वीडियो बना रखा है, ठीक है। जो मेजरली 10 इंपॉर्टेंट रिवर है उस पर हमने पहले से वीडियो बना रखा है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के नाम से आपको पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने थोड़ी ट्रिक्स भी बता रखी है कि कैसे आप याद कर सकते हो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो मरीन लाइफ का मतलब क्या होता है। मरीन लाइफ का सिंपल सा मतलब होता है कि जो समुद्र के पार्क है ना, देखो एक तो हमारा राष्ट्रीय पार्क होता है जो ज़मीन पे होता है, ये वाला जो मरीन समुद्री पार्क बोलते हैं, इससे हमने पानी में उसको क्या कर दिया, संरक्षित कर दिया। मतलब इस एरिया में क्या होगा, फिर आप नाव नहीं चला सकते,
कुछ ले जा नहीं सकते हैं। पब्लिक के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे मनाही हो जाती है कि अगर जाएंगे तो आप प्रदूषण फैलाओगे, जो जलीय जीव है उनकी हमें रक्षा करनी है। जैसे अगर बात करें तो ऑक्टोपस की बात करते हैं, हम टर्टल की बात करते हैं, ठीक है। उसके अगर आप बात करें तो आपका शैवालों की बात करते हैं हम, ठीक है। मरीन लाइफ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, यहीं पे तो पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम संरक्षित करते हैं जिससे कि इन सारी चीज़ों को, इनके हैबिटेट को बचा सके हम। यही रीजन होता है इनको संरक्षित करने का। अब आगे बात करें, देखो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत की यात्रा पे है, ठीक है। तो देखो आपको ये याद नहीं रखना कि मतलब क्या क्या समझौते हुए, बहुत सारे समझौते हुए। मैंने एज ए नॉलेज के लिए आपके लिए डाल दिया कि अगर आप इसको मेंस में कभी अगर लिखना रहे तो देखो पर्यटन, राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष, ठीक है, आवास को लेकर, आप पेट्रोलियम को लेके, ठीक है। ये सारे कार्यक्रम देना। देखो आपको एक चीज़ हमेशा बताया था कि अगर दो देशों के बीच अगर हमारे देश में मित्रता अच्छी है, अगर उसके बारे में कुछ भी लिखना रहे, आपको कुछ भी याद नहीं हो, मान लो कुछ भी याद नहीं है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप क्या करोगे उसमें। एक तो सामरिक महत्व याद रखोगे, सामरिक एक वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेटजिक जिसको हम बोलते हैं सामरिक महत्व की चीज़ें हैं, ये याद रखेंगे। आर्थिक महत्व है, ठीक है। उसके बाद पर्यटन को उद्योग मैंने बताया था, पर्यटन का एक दूसरे को सहयोग की बातें। ये ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं ना जो नॉर्मली अगर आप याद रखते हैं तो आपको आप बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे, मेंस में इसका आंसर लिख पाएंगे। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेंस में ऐसे मिलेंगे जिसका आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता रहेगा, लेकिन जब लिखने बैठेंगे आपको तो सारी चीज़ें धीरे धीरे पॉपअप होकर याद आ जाती है। तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है इससे पहले। अब देखो सऊदी अरब का अगर मैप की बात करें हम, तो हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो कोई रियाद है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। बाकी मक्का आपने नाम सुना होगा, मदीना भी आपने नाम सुना होगा, तो जो फेमस प्लेसेस हैं तो ये भी याद रखिएगा, प्लस जेद्दा भी है। उसके अलावा देखो गल्फ़ ऑफ अकावा से भी इसकी सीमा लगती है, रेड सी से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, प्लस पर्शियन गल्फ से भी इसका सीमा लगता है। इसके पड़ोसी अगर देशों की बात करें, देखो कुवैत है, इराक है, जॉर्डन है। आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे यमन है, यमन से आगे बढ़ेंगे ओमान है, यूएई है, कतर है और आपका बहरीन है, ठीक है। तो ये सारी कंट्री है जिससे क्या है, इसका बॉर्डर लगता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा भारत आसियान एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है दोस्तों, 21 तारीख से लेकर 23 फरवरी के बीच में। अब देखो आपके काम का क्या है ये हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो ये कहाँ पे हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए। तो नई दिल्ली में हो रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है, कब से कब हो रहा है, इतनी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट कराता है और क्या है ये याद रखिएगा। वाणिज्यिक विभाग ने इस फ्लैगशिप कार्यक्रम, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत एशियान एक्सपो था वो क्या था, फ्लैगशिप कार्यक्रम था कि नहीं था, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो याद रखिएगा ये फ्लैगशिप कार्यक्रम था, ठीक है। तो ये फिक्की के सहयोग से आयोजित किया गया था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर इसकी बात करें हम, तो भारत 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 को इससे क्या लाभ होगा, तो भारत को इसको कारोबार और निवेश में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा भारत को, ठीक है। अब देखो अगर बात करते हैं आसियान की, तो आसियान की अगर आप बात करो, देखो आसियान में कंट्रीज जो मेंबर्स हैं टोटल 10 हैं। वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया और ब्रुनई, ठीक है। ये 10 कंट्रीज़ है। तो आप याद रखिएगा इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे इसका कैपिटल है। तो कौन कौन सी कंट्री आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी का अगर 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया मिडिल ईस्ट को लेकर, सॉरी ईस्ट मतलब सेंट्रल साउथ ईस्ट को लेकर, ठीक है। साउथ ईस्ट को लेकर कंट्री मतलब डायरेक्टली पूछ दिया गया, उसमें नाम किसे किसके डाल दिया, कनाडा का नाम डाल दिया गया और यूएसए का नाम डाल दिया गया, और पूछ दिया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन कौन सा पार्ट है। तो जैसे देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंट्री 10 से मतलब 15 से नीचे है ना, उसके आपको एटलीस्ट याद कोशिश करना चाहिए कि याद हो जाए। अगर आप नाम पढ़ोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा आराम से याद हो जाएगा। वियतनाम भी देखो, थाईलैंड देखो, सिंगापुर देखो, फिलीपींस देखो, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनई, सारे सारे के सारे कंट्री आप देखोगे तो एक ही पास में है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब देखो दोस्तों, बात करें अगर हम राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना की, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अगर बोले तो नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब देखो ये आपको पता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत क्या है, इसके अंतर्गत इसको कराया जा रहा है। जो अगर किसकी सहायता से कराया जा रहा है ये अगर हम बात करें
देखो विश्व बैंक की सहायता से हम इस स्कीम को चला रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसका रूपांतरण करके प्रस्तुत किया जाएगा इस परियोजना को। और इससे हमें देखो क्या क्या लाभ मिलेगा उसकी अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना से हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, लोगों को एक तो तकनीकी सहायता करेंगे, प्लस उसके साथ साथ वित्तीय मतलब डिजिटली आप कैसे भी किसी चीज़ को वित्त में यूज़ कर सकते हो, अपनी आजीविका में कैसे इन युक्तियों को रिलेट कर सकते हो, इसमें क्या करेगा, हमें ये बढ़ावा देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमें डिजिटल साक्षरता देगा। ठीक है, वित्त के मामले में, फाइनेंस के मामले में हमें मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में इन सारी चीज़ों में हमें ये मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़, देखो अभी अगर आप देखोगे ना, अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर 2016 से बाद से लिखोगे 16, 17, 18, आप अगर इनडायरेक्टली कभी देखोगे तो जितनी स्कीम्स चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें देखोगे तो ज़्यादातर फोकस किसको किया गया है, देखो कहाँ कहाँ फोकस किया गया, मैं आपको एक तरह से हिंट देता हूँ, आप देखिएगा। गाँवों को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, पहली चीज़। गाँव के साथ साथ देखो पंचायतों को, पंचायत भी कहाँ पे है, गाँव में ही है। उसके अलावा जो ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, ग्राम प्रधान वगैरह के, उनको भी टारगेट किया गया है। कहाँ पे होते हैं, गांव में होते हैं। उसके अलावा जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, तो मेनली सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। तो वहाँ पे भी देखो इंटरनेट मुहैया कराने की बात की जा रही है। अभी आपको पता होगा कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने डिजिटल बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया, जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं आपके, सब में डिजिटल बोर्ड लगेंगे। अब चौक वगैरह वाला कॉन्सेप्ट खत्म होगा, इवन जो वाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं होगा, वो डायरेक्टली करें हम डिजिटल बोर्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और डिजिटल बोर्ड पे ही सारी पढ़ाई होगी आपकी। तो गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ें बचा भी सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, या तो उसको हम सोलर पैनल से भी चला सकते हैं, अगर ऐसा हम कुछ पहल कर सके उसमें। तो जो वो टीवी लगाने की बात कर रहे हैं, एलईडी लगाने की बात कर रहे हैं, डिस्प्ले लगेगा, इसमें आप उसमें एक पेन रहेगा और जिससे आप लिख को आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। देखो प्रधानमंत्री आवास योजना की दो चीज़ें याद रखिएगा। 2015 में स्टार्ट किया गया, इसका पहले नाम इंदिरा आवास योजना था, मैंने आपको बता दिया था। आगे चल के इसे दो भागों में बांटा जाता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में। देखो इसका लक्ष्य क्या है कि 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना है। तो ये याद रखिएगा, 2022 तक इसका क्या है, टारगेट है सभी को घर प्रोवाइड कराना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 तलाक को फिर से अध्यादेश मंजूरी। आपको पता है कि देखो इस 3 तलाक पे बिल पास नहीं हो सका राज्यसभा में, तो फाइनली क्या है कि गवर्नमेंट तीसरी बार अध्यादेश लाने की बातें कर रहा है। अब देखो अध्यादेश की दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि देखो अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि कितनी होती है, 6 महीने। और जैसे ही संसद चलता है, संसद चलने के उसको 2 हफ्ते के अंदर क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो अध्यादेश, अब आपको पता है कि 3 तलाक पे तीसरी बार अध्यादेश आ रहा है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा कि तो अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि कितनी होती है, 6 मंथ होती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है कि 6 मंथ क्यों होता है, उसका रीजन होता है कि देखो अगर हम बात करें अगर संसद के सत्र के, तो मैक्सिमम जिसको जो बीच की डिस्टेंस हो सकती है, अवधि जिसको हम अवधि कहते हैं, वो मैक्सिमम 6 मंथ हो सकती है। तो यही रीजन होता है कि अध्यादेश की भी अवधि या जीवन काल इसको 6 मंथ दिया गया होता है। देखो अगर होता क्या है कि अगर आपको अध्यादेश दोबारा से सेम पारित कराना है, तो उसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस एटलीस्ट करना पड़ेगा। इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहा, उसके बाद से क्या हो गया है कि अगर आप कोई अध्यादेश लाए, आप फिर से उस अध्यादेश को फिर से आपको दिखाना, तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें फिर से थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके फिर से आपको पास कराना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो अब देखो 3 तलाक आया क्या था, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। रीज़न ये था कि वो 3 तलाक की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थीं जिनके साथ बहुत ज़्यादा यातनाएं होती थी। तो ये है कि अगर ऐसे अपराध की श्रेणी में आ जाएगा तो लोगों को तलाक कब मिलेगा, तो लोग सुरक्षित भी रहेंगी। प्लस एक तलाक की इबद्दत की बात कही जाती है, जो तलाक दिए जाने पे क्या करता है वो, तो तलाक की इबद्दत में क्या होता है कि उसको डायरेक्टली वो तलाक देते हैं, तो तलाक देने की प्रक्रिया होती है, उसी को तलाक की इबद्दत कहते हैं। तो ये लेखक के द्वारा इसमें कहा जाता है कि देखो इस पर क्या लगेगा, रोक लगेगा। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, हम इसको कह सकते हैं। अब देखो जलवायु परिवर्तन से विलुप्त होने वाला पहला स्तनधारी। अब इसमें दोस्तों एक बात कही जाती है, ब्रम्बल केई मेलोमिस। ये चूहे जैसा एक दिखता है, कभी कहा जाता है कि लगभग लगभग ये 10 साल हो गए, 1 दशक से क्या हुआ है, दिखा ही नहीं है। अब कहाँ पे पाया जाता है तो उसको देख लेते हैं।
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो आपको पता है कि पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट बैरियर रीफ के क्षेत्र में पाए जाने वाले, ठीक है, विलुप्त प्रजाति, इसमें क्या क्या इसको विलुप्त प्रजाति में शामिल भी किया है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। प्लस देखो मैं इसको पहले शक्ल ही दिखा देता हूँ कैसा दिखता है इसका, ठीक है। ये चूहे जैसा लगता है, आपको देख के लग रहा होगा ये चूहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम क्या है? इसका एक्चुअल में नाम दोस्तों आपका नाम है इसमें ब्रम्बल केई मेलोमिस। अगर आप बात करें देखो ग्रेट बैरियर रीफ की, तो देखो ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है। अब ग्रेट बैरियर रीफ इतना हाईलाइटेड क्यों है? रीजन देखो उसका दो है। पहला यहाँ पे देखो अडानी, आपने अडानी पावर, अडानी गैस, अडानी ऐसे बहुत नाम सुने होंगे। इनको यहाँ पे खनान मतलब खनन का या क्या हुआ प्रोजेक्ट मिला हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे खनान की वजह से यहाँ पे जो लोकल लोग हैं यहाँ पे बहुत जैसे मतलब जो साइंटिफिक समुदाय के हैं वो लोग कह रहे हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ पे इस पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेट बैरियर रीफ समाप्ति की कगार पे क्या होना स्टार्ट होना चालू हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोकल लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ये देखो अडानी का प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करा जा सकता। अगर ये कैंसिल करते हैं तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे, जिसकी वजह से फिर क्या होगा, जितनी इनकी लागत है, जितनी कॉस्टिंग है, जितनी सब कुछ है, ये सारा का सारा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बर्न मतलब बियर करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा हार मतलब इनको घाटे का सौदा मतलब इनके लिए हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पे तो खनन के लिए उन्होंने मना भी नहीं किया और खनन किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो इसलिए टाइमलाइन में रहा, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है ये याद रखिएगा, तैमूर सी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका तस्मान सी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बास स्ट्रेट, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट, जितने मैंने रेड रेड सर्कल से बनाए हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन अगर बाइट की बात करें तो देखो ऑस्ट्रेलिया से ही उसकी सीमा लगती है और साउदर्न ओशियन से सीमा लगती है। अगर तस्मान सी की बात करें तो देखो तस्मान सी आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखिएगा। किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम की अगर बात करें तो अब देखो कुसुम की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना है। तो कुसुम की अगर फुल फॉर्म की बात करें देखो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम इसका नाम है, ठीक है। तो देखो इसके नाम में है ऊर्जा सुरक्षा। तो देखो ऊर्जा सुरक्षा में कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें 3 घटक शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत क्या है 2022 तक 25,750 मेगावाट की सौर क्षमता को विकसित करना है। सोलर पैनल वाली सिस्टम जो होता है ना उसको विकसित करने की बातें कही गई हैं। इस प्रस्तावना में देखो 3 घटक सुझाए गए हैं। पहला घटक है वो भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रित ग्रिडों का नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों को जोड़ना। तो देखो ये क्या करेंगे, जो नए नए ऊर्जा संयंत्र बनेंगे उनको क्या करेंगे, ये एक तरह से इंटीग्रेट करने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। तो इसके सेकंड घटक भी बनाए गए हैं, थर्ड घटक भी बनाए गए, इतना आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके 3 घटक हैं, ठीक है। घटक क्या है ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब हार्ड सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो नॉर्मली देखो यूपीएससी जनरलाइज क्वेश्चन पूछती है, न कि स्पेशलाइज्ड। हाँ स्पेशलाइज्ड आजकल थोड़े से पूछने लगे हैं, तो अभी आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो वित्त पोषण कहाँ से होगा, तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषण होगा, ठीक है। इस योजना का किसको लाभ मिलेगा, तो जो ग्रामीण भूस्वामी लोग हैं उनको मिलेगा। जो स्थायी निवासी या उनका निरंतर आय का स्रोत क्या होगा उनको एक प्राप्त होगा। उसके आगे बात करें तो स्वायत्त और जेम की, तो देखो जेम के अंतर्गत ही दोस्तों एक स्वायत्त परियोजना चालू की गई है, जिसमें क्या है कि देखो जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं ना उसको क्या किया गया, थोड़ा सिस्टमाइज़ किया गया है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया के तहत किया गया है और महिला और युवा कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी इसमें हेल्प की गई है। तो देखो आप स्वायत्त याद रखिएगा कि ई मार्केट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही क्या है रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, देखो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, तो देखो यहाँ पे ये जो आता है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी, जिसको हमने संक्षिप्त रूप में जेम नाम दिया है, ठीक है। तो ये सारी इतने पॉइंट्स याद रखिएगा, जिसमें क्या है कि सामान्य प्रयोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जितनी जानकारी है वो क्या करेगा ई मार्केट प्लेस से इकट्ठा कर सकता है। ये है इसका पहल, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने बता दिया कि स्वायत्त जो आएगा इसके अंतर्गत ही आएगा, जितनी ट्रांजेक्शन वगैरह होंगी ये इसके तहत होंगी, ठीक है। तो इसको देखो एक स्टार्टअप इंडिया की एक पहल माना जाता है, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना कि स्टार्टअप इंडिया की एक पहल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मैरिसियो मैक्री किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये हैं दोस्तों अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की बात करें देखो इसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, और इसमें घास के मैदान को जिसको पम्पास कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कंट्री की बात करें कौन कौन से पड़ोसी देश है, देखो चिली है, बोलाविया है, पराग्वे है,
ब्राज़ील है और उरुग्वे है। इन 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शिक्षा मंत्रियों की 7वीं बैठक हुई, ये कहाँ आयोजित किया गया था। देखो इसलिए मैंने आज का ऑर्गेनाइजेशन ले रहा हूँ कि अभी देखो 5-7 ऑर्गेनाइजेशन लेंगे जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे भी कि एससीओ क्या है, कितने मेंबर हैं, कहाँ कब स्थापित हुआ था। तो कल के वीडियो में इसको हम ऐड भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी आज थोड़ा सा वीडियो आपको मतलब थोड़ा हो सकता है बोर लगा हो, क्योंकि गला ठीक नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम से बोलना पड़ा है दोस्तों। अगर थोड़ा तेज़ में बोल दूंगा तो हो सकता है फिर कल गला ठीक नहीं रहेगा तो मैं कल वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो इसलिए मैं आराम से इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट आपको कल भी आपको वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।